हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोरियल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं इसके भाग नंबर 4 पर। जी हाँ, इससे पहले इसके 3 भाग पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें दोस्तों कुल मिलाकर के 6 भागों पर हमें यहां बात करना, अर्थात कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के 6 पार्ट में आपको देने वाला हूं, जिसमें 300 से ज्यादा क्वेश्चन आंसरों पर दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए परिपूर्ण होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, विशेषकर महिला सशक्तिकरण वाले सब्जेक्ट में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी जो आपका सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, इस पर अभी हम 3 सेशन डिस्कस कर चुके हैं, अर्थात कि 150 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे आगे अर्थात कि आज फिर से 50 क्वेश्चनों पर इस भाग में डिस्कस करने जा रहे हैं, उससे आगे वाले क्वेश्चन आंसरों पर। और इसी प्रकार से दोस्तों आज के बाद में 2 सेशन और होंगे, इसी के साथ में आपका महिला सशक्तिकरण वाला पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। इसके अलावा दोस्तों बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। कुल मिलाकर के हमें यहां पर 6 वीडियो के माध्यम से, 6 लेक्चर के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को कंप्लीट करना है ना। इसमें अभी तक जो है हम 3 सेशन कर चुके हैं, आज से 4 सेशन हो जाएंगे। इसके बाद 2 सेशन मात्र और बचेंगे, जिसके अंतर्गत हमें हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा महिला सशक्तिकरण का सब्जेक्ट। ओके, चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर टेसी थॉमस को किस वर्ष अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था, है ना। टेसी थॉमस साहब जो है किस वर्ष अग्नि 4 मिसाइल के जो है निदेशक बने थे, कब बनाया गया था, किस वर्ष में बनाया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2005, 6, 8 या 2009 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रकार के, अगर आप ये फैक्ट देखिए, फैक्ट ही नहीं बल्कि देखिए क्वेश्चन को ढंग से समझिए। इसमें पूछा गया कि डॉक्टर टेसी थॉमस, है ना, टेसी थॉमस अपने आप में एक फैक्ट हो चुके हैं। टेसी थॉमस को किस वर्ष में अग्नि 4 का परियोजना निदेशक बनाया गया था। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि 2000 जो भी सन है, जो भी आंसर उसका होगा, है ना, उसमें अग्नि 4 का निदेशक कौन था, परियोजना का निदेशक कौन था, है ना, या फिर टेसी थॉमस को अग्नि 4 परियोजना का, है ना, कौन सा पद दिया गया था, कौन से पद पर ये आरूढ़ थे। इस प्रकार से घुमाकर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान ये रहे कि प्रश्न को पढ़ते वक्त उसको एक श्रृंखला में जोड़ ले, है ना। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 2009 में अग्नि 4 जो परियोजना थी, परियोजना का निदेशक जो है टेसी थॉमस साहब को बनाया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद डॉक्टर टेसी थॉमस को भारत की अग्निपुत्री के रूप में संबोधित किया गया था, है ना, अग्निपुत्री के रूप में किस परीक्षण के बाद में, अग्नि 1, 2, 3 या 4। एग्जैक्टली अग्नि 4, ठीक है ना, अग्नि 4 मिसाइल के परीक्षण के बाद में डॉक्टर टेसी थॉमस को क्या कहा गया था दोस्तों, अग्निपुत्री के नाम से इन्हें जाना गया था, संबोधित किया गया था। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2009 में डॉक्टर टेसी थॉमस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2009 में कल्पना चावला पुरस्कार, सुमन शर्मा पुरस्कार या इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार या फिर उपरोक्त सभी। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, इंडिया टुडे वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 2009 में, ठीक है ना, जब ये निदेशक के पद पर थे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों एक बात विशेष रूप से ध्यान रहे, मैं प्रत्येक लेक्चर में बोलता हूं और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सेशन हो सकता है कि आपकी पुस्तकों से भी आगे क्वेश्चन निकल जाए, है ना। और चूंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि इन 300 प्रश्नों का डिस्कस करने के बाद में एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इन 300 क्वेश्चनों के अंदर ना आता हो, कवर ना होता।
इसलिए थोड़ा सा सिलेबस से बाहर निकल करके दोस्तों मैंने इसमें कुछ फैक्ट जोड़ने का प्रयास किया है। मैं अपने द्वारा भी और एग्जाम के क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से भी ये पूरे 300 क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने तैयार की है, जो 50-50 क्वेश्चन के पार्ट में मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए सिर्फ पुस्तक से कंपेयर मत कीजिएगा। जो भी आपकी सिलेबस की पुस्तक है, आप कहेंगे सर ये तो आप कुछ ज्यादा ही डिटेल में जा रहे हैं या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ नहीं होता। यहां पर प्रत्येक प्रश्न महिला सशक्तिकरण के सब्जेक्ट को लेकर के हैं, ठीक है ना। और इसीलिए बोलता हूं कि ये वाला सब्जेक्ट जो है सिर्फ आपके बीए सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अलावा अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट भी इसे देख रहा है तो ये उसी प्रकार से महत्वपूर्ण होगा जितना कि बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चों के फाउंडेशन कोर्स के लिए है, ठीक है ना। आइए, इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिनियम है जो दहेज प्रथा को प्रतिबंधित अर्थात कि रोकने के लिए बनाया गया था? कौन सा अधिनियम है? दहेज निषेध अधिनियम 1971 था, या दहेज निषेध अधिनियम 1961 था, या दहेज निषेध अधिनियम 1951, या फिर दहेज निषेध अधिनियम 1967? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दहेज निषेध अधिनियम 1961। 1961 वाला जो अधिनियम था दोस्तों, यह दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था, लाया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है खोया पाया। खोया पाया एक पोर्टल का नाम है, खोया पाया। इसका आरंभ मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी, अर्थात कि किस वर्ष में की गई थी? खोया पाया पोर्टल है, उस पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में, 2016, 12 या फिर 2017 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2015। क्या हो जाएगा? 2015। तो खोया पाया पोर्टल ये जो है महिला सशक्तिकरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इस पोर्टल की शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कितने कारखाने एवं अन्य खतरनाक उद्योगों नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 21 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, 24 वर्ष से कम, 45 से कम, या फिर 22 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो यह होगा दोस्तों 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा नूई का जन्म कब हुआ? इंदिरा नूई का जन्म कब हुआ? 1955, 56, 67 या फिर 65 में? जल्दी से बताइए। इंदिरा नूई, अब चूंकि अगर आपने महिला सशक्तिकरण को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इन सबके आंसर भी आप दे पा रहे होंगे। और मैं इतना जरूर बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं ना, एकदम शॉर्ट में फाउंडेशन कोर्स समझकर एकदम शॉर्ट में निकल जाते हैं फटाफट पढ़ के, तो संभवतः उसमें इतनी गहराई में आप नहीं जा पाएंगे सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आपने देखा होगा 5 या 6 लेक्चर हमने लिए हैं महिला सशक्तिकरण पे, जिसमें हमने फुल डिटेल क्लासेस ली है, पूरे विस्तार से हमने चर्चा की है प्रत्येक टॉपिक पर, है ना। 5-6 लेक्चर मात्र हुए, लेकिन आपके एग्जाम आ जाने के कारण आपको ये एमसीक्यू फॉर्मेट में क्लासेस देनी पड़ रही है मुझे, अन्यथा मैं डिटेल में ही क्लासेस लेता हूं प्रत्येक सब्जेक्ट की। कभी भी शॉर्ट में मैं विश्वास ही नहीं करता, शॉर्ट क्लासेस में विश्वास नहीं करता इस कारण से। लेकिन चूंकि आप लोगों की डिमांड थी और एग्जाम नजदीक आ चुके थे, फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट को तुरंत या जल्दी कम समय में कवर करना इसी प्रकार से पॉसिबल था, और आपके एग्जाम में भी जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो उसी वे में मैं आप लोगों के लिए फटाफट जो है कम से कम लेक्चर के माध्यम से और कम से कम समय में आप लोगों को ये सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं। अन्यथा बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है महिला सशक्तिकरण के बारे में दोस्तों, तो आपके एग्जाम के इस सीरीज के कंप्लीट होने के तुरंत बाद में इसकी डिटेल क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर दी जाएगी। जो बच्चे नए हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन हुआ है और उनके पास जिनके पास अभी समय है पर्याप्त तैयारी करने का, उनके लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इंदिरा नूई का जन्म जो है दोस्तों 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट, इंदिरा नूई सीईओ के रूप में किस कंपनी में कार्यरत थी? तो इंदिरा नूई जो है किस कंपनी में सीईओ के पद पर आसीन थी? पेप्सिको, पेप्सी, फिलिप्स या फिर अमेजन? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी है इंदिरा नूई, जिनका जन्म कब? 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा नूई ने पेप्सिको कंपनी में कितने वर्ष काम किया? पेप्सिको कंपनी में कितने वर्ष काम किया था? 10, 12, 14 या 16 वर्ष? राइट ऑप्शन होगा इंदिरा नूई ने 12 साल पेप्सिको कंपनी में कार्य किया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिसेफ के अनुसार बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो सकती है, क्या हो सकती है? शारीरिक दुर्व्यवहार के रूप में, या फिर मानसिक दुर्व्यवहार के रूप में,
या उपेक्षा या अशिष्ट व्यवहार के रूप में, बुरा व्यवहार करना उनसे, या उपर्युक्त सभी। तो यूनिसेफ ने बच्चों के प्रति या बच्चों के विरुद्ध जो हिंसा को परिभाषित किया है ना, उसमें इन्होंने इन तीनों ही वाक्यों को इंक्लूड किया है। चाहे आप शारीरिक दुर्व्यवहार करें बच्चों से, चाहे आप मानसिक दुर्व्यवहार करें बच्चों से, या उनकी उपेक्षा करें, आलोचना करें, है ना, उनको भला बुरा बोले, या गंदा व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, ये सब जो है बच्चों के विरुद्ध हिंसा की कैटेगरी में शामिल किया गया है यूनिसेफ की परिभाषा के अकॉर्डिंग। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा यूनिसेफ के बाल अधिकारों पर हुए अभिसमय मतलब एक मीटिंग है ना, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इस कन्वेंशन का पूरा नाम है, इस अभिसमय का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, को अभिकृति कब प्रदान, अभिकृति, ये अभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, अभिकृति ये क्या है, इसका मतलब अभिकृति है ना, अभिकृति कब प्रदान की गई थी। तो जो बच्चों के लिए जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को स्वीकृति कब दी गई थी, ये मान लीजिए, है ना। तो इसका ऑप्शन दिए गए 1998 में, 1992 में, 1995 या 1990 में। इसका राइट ऑप्शन होगा 1992 में, 1992 में जो है बाल अधिकारों को स्वीकृति या अभिकृति प्रदान की गई थी यूनिसेफ में। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। क्या कहा जा रहा है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में समाहित है। कौन कौन सा, जो महिला संरक्षण अधिनियम आया 2005 में, उसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं, या फिर 5 अध्याय और 40 धाराएं हैं इस अधिनियम में, या फिर 8 अध्याय और 35 धाराएं, या 7 अध्याय या 35 धाराएं। जो 2005 में महिलाओं के संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं समाहित की गई है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ। इसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं इसमें समाहित की गई है, इंक्लूड की गई है। क्लियर। अगला प्रश्न है इसका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2008। क्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2008 क्या है ये एक जो है दोस्तों संगठन है, ये एक संस्था बनाई गई है जो कि देश में हो रहे अपराध का रिकॉर्ड रखेगी। कब बनाई गई थी, 2018 में बनाई गई थी। तो 2018 में जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान मानव तस्करी में कौन से स्थान पर है। मानव तस्करी समझते हैं ना आप लोग, है ना। तो राजस्थान जो है मानव तस्करी में किस स्थान पर है, 5वें पर, 6ठे पर, 8वें या 7वें पर। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों 6ठे स्थान पर है। कितने स्थान पर, 6ठे स्थान पर है राजस्थान मानव तस्करी में। अगला प्रश्न है, इंदिरा न्यूई का भारत में मूल स्थान कौन सा रहा है, या मूल स्थान कौन सा था, इंदिरा न्यूई का मूल स्थान कौन सा था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश, चेन्नई या उत्तर प्रदेश। तो इंदिरा नोई का मूल स्थान था चेन्नई। कौन सा दोस्तों, चेन्नई। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, इंदिरा नोई किस वर्ष तक पेप्सिको में सीईओ रही। हालांकि इन्होंने 12 वर्ष सीईओ के पद पर इन्होंने काम किया है पेप्सिको कंपनी में, लेकिन इनका लास्ट मतलब 12वां जो वर्ष था ना, वो कौन सा वर्ष था, लास्ट वाला कौन सा वर्ष था, मतलब अर्थात कि उनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ, 2010 में, 15 में, 17 में या 19 में। ठीक है ना, 2019 तक इन्होंने पेप्सिको में काम किया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, धारा 366। इस धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अर्थात ये कि धारा 366 के अंतर्गत जो है कौन सा कार्य अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। धोखा देना, बल का प्रयोग करना, याचना या अनुनय करना या विवश करना। बिल्कुल आप एग्जैक्टली इसको कॉमन सेंस के माध्यम से भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि धोखा, बल प्रयोग और विवश करना ये एक ही कैटेगरी के हैं, बल्कि याचना है ना या अनुनय ये कहीं ना कहीं पोलाइट को प्रदर्शित करते हैं, पोलाइटनेस को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस न्यूनतम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना गया है।
कम से कम उम्र के बच्चों से, 14, 15, 16 या 12। तो बाल श्रम अधिनियम के तहत जो है दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, फोर्स को विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसको, फोर्स को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2014 में इंदिरा नूई को कौन सा स्थान दिया गया था? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? क्लियर है? तो इन्हें इंदिरा नूई को 13वां स्थान, 100 महिलाओं में से 13वां स्थान इनको प्राप्त था सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में, 1980 में, 85 में या 1991 में? राइट ऑप्शन होगा इसका 1980 में। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा 1980 में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में मी टू अभियान किससे संबंधित है? मी टू अभियान किससे संबंधित है? बच्चों से, पुरुषों से, महिलाओं से या सभी से? एग्जैक्टली भारत में मी टू प्रोग्राम जो है वो महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा नूई 1986 में ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में किस कंपनी में शामिल हो गई? अमेजन, पेप्सिको, मोटोरोला या टोटल में? या किसमें दोस्तों? मोटोरोला में। तो 1986 में ऑटोमोटिव डिवीजन डेवलपमेंट टीम के रूप में, यानी कि वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में मोटोरोला कंपनी में शामिल हो गई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा नूई अमेजन में किस पद पर कार्यरत रही है? अमेजन में भी इन्होंने काम किया, किस पद पर काम किया है? क्लर्क, सीएम, निदेशक मंडल या प्रबंधक? तो जी हां, निदेशक मंडल के रूप में इन्होंने काम किया है अमेजन कंपनी में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1960 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए गए अपराध से संबंधित या उसके संबंध में विधान करती है, व्यवस्था करती है ना? तो जो भारतीय दंड संहिता 1960 है, आईपीसी जिसे हम बोलते हैं, उसकी कौन सी धारा है जो बालकों के प्रति जो अपराध किए गए हैं उन अपराधों की व्यवस्था करती है, विधान करती है? 354 है, 375 या 377 है या फिर 509 या उपर्युक्त सभी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 354, 375 से 377 और 509 ये उपर्युक्त सभी धाराएं जो है बालकों के प्रति या बालकों के विरोध में किए गए अपराधों का विधान करती है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1960, 1860 माफ कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, पोक्सो एक्ट के विषय में सही कथन है। पोक्सो एक्ट के कथन में सही कथन क्या है? पोक्सो एक्ट के संबंध में याद रखिएगा, पोक्सो क्या है दोस्तों? ये एक एक्ट है। क्या एक्ट है ये बता दूंगा तो आप ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह बच्चों का यौन आक्रमण, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। पहली लाइन क्या यह सही है? या फिर यह अधिनियम 18 वर्ष में कम के व्यक्ति को या बच्चे को, व्यक्ति को बालक घोषित करता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक घोषित करता है। तीसरा है ऑप्शन सा है, इस कानून में अपराध करने के प्रयास को भी दंड हेतु एक आधार माना गया है। क्या कहा गया है? अपराध करने के प्रयास को, कोशिश को भी दंड माना गया है। या उपर्युक्त सभी या तीनों कथन सही है, मतलब पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन द। ठीक है ना? पोक्सो एक्ट क्या है, इन 3 कथनों के माध्यम से आप भली भांति इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, 2007 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने इंदिरा नूई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? 2007 में अब्दुल कलाम साहब ने इंदिरा नूई को कौन सा पुरस्कार दिया था? 4 ऑप्शन, भारत रत्न, अब कुछ मिसप्रिंट हो जाती है तो थोड़ा इग्नोर किया करें ना, ये रत्ना नहीं है बल्कि रत्न है। भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म भूषण या लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार? तो कलाम साहब ने इंदिरा नूई को 2007 में दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया था, पद्म भूषण से, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 26 है। देखिए
हाफ हो चुका है ना, आधा हो चुका है, बस इतने ही शेष क्वेश्चन और बचे हैं। 25 क्वेश्चन ऊपर डिस्कस हो चुका है, 25 क्वेश्चन मात्र और बचे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं उनकी फटाफट, ताकि ज्यादा लंबा टाइम ना जाए आप लोगों का। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, माई लाइफ इन फुल आर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर एक पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल आर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। पुस्तक की लेखिका कौन, इसके राइटर कौन है? राइटर का नाम पूछा गया है। इंदिरा न्यूई, नीता अंबानी, स्मृति ईरानी या मिशेल ओबामा? राइट ऑप्शन होगा इसमें इंदिरा न्यूई। क्लियर है? इंदिरा न्यूई। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, इंदिरा न्यूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई? इंदिरा न्यूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई थी? 1985 में, 90 में, 94 में या 95 में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा 1994 में, 1994 में जो है इन्होंने फूड एंड बेवरेज कंपनी को ज्वाइन किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण के शिकार बच्चों में से लगभग कितने प्रतिशत अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों से परिचित होते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यौन शोषण के शिकार बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले से परिचित होते हैं? मतलब उनके साथ में जो दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उससे उन लोगों से परिचित होते हैं या उनके अपने होते हैं वो लोग। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है 60, 50, 90 या 71। बड़ी शर्म की बात है, 90% ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ उनका जो दुर्व्यवहार होता है वो अपनों के द्वारा किया जाता है भारत में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में कब शुरू हुआ था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान राजस्थान में 22 जनवरी 2015 को, 8 मार्च 2018 को, या 18 मार्च 2018 या 15 जनवरी 2015? बस थोड़ा सा डेट और सन आपको याद यहां पर रखना ही होगा। राइट आंसर हो गया इसका 18 मार्च को, ठीक है ना। 18 मार्च 2018 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, पेप्सिको कंपनी में इंदिरा न्यूई का प्रथम पद क्या था? पेप्सिको कंपनी में हमने ये तो देखा कि उन्होंने सीईओ का पद धारण किया था पेप्सिको कंपनी में, तो क्या डायरेक्टली ये सीईओ के पद पर ही आसीन हुई थी या फिर उससे पहले उनका प्रथम द्वितीय इस प्रकार से भी कोई एक चेन रही थी, उनका कोई पद रहे थे? तो उन्होंने सबसे पहले जब पेप्सिको कंपनी को ज्वाइन किया तो उनको कौन सा पद प्राप्त हुआ था? प्रबंधक का, क्लर्क का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वरिष्ठ उपाध्यक्ष का। किसका? वरिष्ठ उपाध्यक्ष का। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा न्यूई पेप्सिको कंपनी की सीईओ थी? जी हां, कौन सी थी? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन 5, ठीक है ना, 5वीं। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चिपको आंदोलन, संभवतः आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो बिल्कुल 100% इसको जरूर पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन नहीं भी पढ़ा है, अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है तो भी आपको इसके बारे में जरूर पता होगा चिपको आंदोलन क्या था। तो इसको दोस्तों किसने प्रारंभ किया था यहां पूछा गया है, कहां पर? लेकिन उत्तराखंड में ना, संपूर्ण भारत में चिपको आंदोलन चला था, हर जगह की कहानी अलग अलग है। यहां उत्तराखंड का पूछा गया कि उत्तराखंड में इसे किसने स्टार्ट किया था? क्या सरला बहन ने, गोरा देवी ने, या तिलू रोतेली, या राधा भट्ट ने? तो दोस्तों उत्तराखंड में जब चिपको आंदोलन की बात आती है तो गोरा देवी का नाम कभी भी भूला नहीं जा सकता। इन्होंने ही चिपको आंदोलन की शुरुआत वहां पर की थी। चलिए अगला प्रश्न है, गोरा देवी का जन्म कब हुआ? 1915 में, 1920 में, 25 में या 1930 में? गोरा देवी का जन्म जो है 1925 में, 1925 में, इसीलिए ऑप्शन सा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में धारा 16 में क्या प्रावधान है? घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम लाया गया, उसकी धारा 16 में क्या प्रावधान किया गया था, क्या व्यवस्था की गई थी? संरक्षण
अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई थी धारा 16 में, या फिर धारा 16 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई थी कि घरेलू हिंसा क्या होगी, या फिर ऑप्शन सा है कि मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई का अधिकार या वहां तक की पहुंच की व्यवस्था की गई थी, या फिर इसमें बंद कमरे में सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की धारा 16 में दोस्तों 16 में बंद कमरे में सुनवाई की व्यवस्था की गई थी, इसलिए ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। 1962 में गौरा देवी को किस गांव के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। पौड़ी, अल्मोड़ा, रैनी या रानीखेत? एग्जैक्टली इसका राइट आंसर होगा रैनी। कौन सा दोस्तों? रैनी गांव के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो यहां पर ये तो कंफर्म है कि 2005 में संभव था, है ना। अब चूंकि ध्यान रहे दोस्तों कि अधिनियम के आगे अगर डेट डली हो 2005, 2006 जो भी डली हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अधिनियम 2005 डली है तो 2005 में ही लागू हुआ था। ये भी याद रखें आप लोग। हो सकता है इस अधिनियम को बनाया गया हो 2005 में और लागू किया गया हो 5 साल बाद 2010 में। 2010 में लागू होने के बाद भी ये अधिनियम जो है 2005 के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि महिला संरक्षण अधिनियम 2005 जो है इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को किया गया था 2006 में, या फिर 26 अक्टूबर 2006 को, या 26 दिसंबर 2006 को, या 26 नवंबर 2005 को। तो मेरे प्यारे दोस्तों 26 तारीख तो कंफर्म है। अभी जनवरी है, अक्टूबर है, दिसंबर है या नवंबर है, ये बात की बात है। आइए राइट ऑप्शन इसका चेक करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सा, 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है ना। 2005 में ये अधिनियम पूरी तरह से कंप्लीटली पारित नहीं हो पाया संसद के दोनों सदनों के माध्यम से। ये अपनी प्रक्रिया में था, बनाया गया था इसको 2005 में, लेकिन लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। क्लियर। अगला प्रश्न है, गौरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? पर्यावरण हितैषी पुरस्कार कौन सा? प्रथम, पहली बार, है ना। तो पहली बार गौरा देवी को पर्यावरण हितैषी पुरस्कार दिया गया 1980 में, 86 में, 90 में या 1995 में। राइट ऑप्शन होगा इसका 1986 में। कब? 1986 में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उत्पीड़ित महिला की सहायता के लिए उपलब्ध सहायताएं हैं। कौन कौन सहायता? कानूनी सेवाएं हैं, परामर्श सेवाएं हैं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, धनार्जन हेतु सहायता। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ई। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ही रहेंगे एग्जाम में, डोंट वरी, 5 नहीं आएंगे, सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को, है ना। तो उत्पीड़ित महिला की सहायता के लिए कानूनी सेवाएं भी प्रदान की गई है, परामर्श के लिए भी आपकी व्यवस्था की गई है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्थाएं हैं, और धनार्जन हेतु सहायता भी की जा रही है, उसकी व्यवस्था भी की गई है। इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला को साइबर मार्किंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाली आईपीसी से आईटी एक्ट कानून की धाराएं हैं। धारा 120 बी आईपीसी में, धारा 469 आईपीसी या धारा 67 आईटी एक्ट के तहत, या उपयुक्त सभी। इसका भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 85, 90, 91 या 92 में? रेस्ट ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन होगा 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्या है? अ बलात्कार, बी या ब अप्राकृतिक अपराध, बलात्कार की सजा, अवैधानिक अनिवार्य श्रम। ऑलमोस्ट आप सभी को अच्छे से पता है, धारा 376 का अर्थ है बलात्कार की सजा। क्लियर है? बलात्कार की सजा इसके अंतर्गत कवर की गई है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिलाओं पर कौन कौन से जघन्य अपराध शामिल है? घरेलू हिंसा महिलाओं पर कौन कौन से जघन्य अपराध शामिल है? अर्थात ये कि घरेलू हिंसा हम कहते किस किस अपराध को है, महिलाओं के साथ किस किस श्रेणी के अपराध होते हैं, उनको हम घरेलू हिंसा की श्रेणी में डालते हैं। 4 ऑप्शन, शारीरिक मानसिक शोषण,
या फिर दुर्व्यवहार करना, आर्थिक शोषण करना, या उपर्युक्त सभी। एग्जैक्टली दोस्तों उपर्युक्त सभी इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी रणनीति महिलाओं को अधिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती है? ऐसी कौन सी रणनीति है जो महिलाओं को सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाए और आर्थिक रूप से भी सशक्त बना सकती है? शिक्षा तक बेहतर पहुंच, क्या शिक्षा तक बेहतर पहुंच कर देने से महिलाओं की स्थिति दृढ़ हो सकती है, या फिर महिलाओं के लिए अधिक आय स्रोत करना, या भेदभाव को चुनौती देने हेतु एक साथ कार्य करने वाली महिलाएं, या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सबसे प्रथम शिक्षा तक बेहतर पहुंच, क्योंकि 1000 बीमारियों की एक ही दवा है और वो समाज की है ना, याद रखिएगा, समाज की 1000 बीमारियों की मात्र एक ही टेबलेट, एक ही मेडिसिन है और वो है शिक्षा। शिक्षा दीजिए, संपूर्ण बीमारियों से समाज को मुक्त कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम जो सबसे पहला प्रश्न हमने देखा था, 1961 में यह अधिनियम आया था दहेज को रोकने के लिए, उसमें आगे चल करके संशोधन किया गया था। वो संशोधन कब हुआ था, अमेंडमेंट कब किया गया था इस अधिनियम में? 1986 में हुआ था, या 87 में, या 80, या फिर 65 में? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस अधिनियम में जो परिवर्तन हुआ, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न है, धारा 354D किस से संबंधित है? महिला का छीना करना, पीछा कर, माफ कीजिएगा, महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है, किसी महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है, ताक झांक करने से संबंधित है, या यौन उत्पीड़न से संबंधित है? तो 354D जो धारा है दोस्तों, यह धारा महिलाओं के पीछा करने से संबंधित है। क्लियर है? तो ये सब धाराओं के बारे में आप लोग भी जान लीजिए, काम आएगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होती यार ये सब ना, रियल लाइफ में सब चीजें अप्लाई होती है। अच्छे से पढ़ेंगे तो वाकई में आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, है ना, और करते भी है जो अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पास होने के लिए। चलिए क्वेश्चन है 47, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई है? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है, इस नीति की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, जिसने रिपोर्ट पेश की और उसके आधार पर जो है इसका आंकड़ा प्रदर्शित कर दिया गया? बाल कल्याण समिति थी, स्थानीय समिति थी, गुरुपद स्वामी समिति थी, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी थी? गुरुपद स्वामी समिति। और गुरुपद स्वामी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को निर्धारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा महिला तस्करी से संबंधित नहीं है? महिला तस्करी से संबंधित है ना। आईपीसी की धारा 370, 372, या 373, या 375? तो दोस्तों इनमें से जो धारा 375 है ये महिला तस्करी से संबंधित नहीं है, बाकी सभी महिला तस्करी को कवर करती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पॉक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया था? 14, 12, 18, 15? एग्जैक्टली 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, या कहां पर जो है स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर, या उत्तराखंड में? इसका राइट ऑप्शन होगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। इसी के साथ में दोस्तों हमारा भाग 4 भी होता है कंप्लीट। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके भाग 5 पर, अर्थात ये कि इसके बाद में 2 सेशन मात्र और होने हैं। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण वाला सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इंग्लिश को भी दोस्तों हम बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि कुछ गैप होता है क्लासेस में, तो वो गैप लंबे समय तक चलता है, लेकिन अब गैप नहीं होगा, है ना। और कंटिन्यू आज से ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंग्लिश क्लासेस को भी, महिला सशक्तिकरण को भी, और जो मॉर्निंग क्लासेस चल रही है संभवतः उनको भी। 3 सेशन आपको मॉर्निंग में मिलेंगे, कंटिन्यूअसली मिलेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।